कोई बात नहीं। अभी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में आप ये बात को जान पाएंगे कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? हूँ कौन? हाँ, स्किल। स्किल इंपॉर्टेंट होता है। स्किल के बेस पे ही आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्किल के बेस पे ही आपको बेटर बेटर जॉब मिलेगा या बेटर लाइफ मिलेगा। आपको स्किल नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? अभी आपको सबसे ज़्यादा लगेगा इम्पोर्टेंट। इतना ही नहीं, जब आप मान लीजिए कि कॉलेज में जाएंगे और आपके दोस्त का किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, कैंपस सिलेक्शन, तो आपको लगेगा कि भाई मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब हम कमज़ोर हैं। ठीक है? लेकिन आने वाले समय में फिर समय बीतेगा। अभी कहने से, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो मन में है वही लगेगा। लेकिन आने वाले समय में जब आप एक अच्छे मुकाम पे आ जाएंगे, तब आपको मेरी बात सही लगेगी। जैसे हम एक लाइन बोलते हैं, उसका मीनिंग समझा दीजिए। हालांकि आप समझा नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का जवाब उम्र के साथ आता है कि नहीं? जब हम छोटे बच्चे थे, हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम छोटा बच्चा थे, लगभग 3 या 4 साल के, 5 साल के थे, जब थोड़ा समझने की कोशिश होने लगी, तो हम ये मानते थे कि मेरे पापा जीनियस हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पापा के पास हर सवाल का जवाब था। ठीक है? हम जानते थे मेरे पापा जीनियस हैं। जब हम 20-22 साल की उम्र में आए, तो हमने अपने मुताबिक दुनिया देखा, तब हमको पता चला कि नहीं, मेरे पापा जीनियस नहीं थे। ठीक? लेकिन जब हम फादर बने, ठीक, जब हम फादर बने, तब हमको फिर से एहसास हुआ कि नहीं, मेरे पिताजी जीनियस थे। इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ? आया समझ में? तुम लोग आया? किसी को समझ में आया? बोलो। तो कि इसका मीनिंग कैसे समझ में आएगा? हाँ, और अदरवाइज आप किसी कीमत पे नहीं समझेंगे। एक कीड़ा है जो कि आपको दीपावली के समय में नजर आता है, लाइट पर, वो लाइट के आसपास रहता है दीपावली में। हाँ, और जैसे पॉल्यूशन पहले बहुत कम था, तो बहुत ज़्यादा दिखता था कीड़ा, अब कम दिखता है वो। ठीक है? तो वो कीड़ा दीपावली के समय, देखे हैं वो कीड़ा? दीपावली के समय में, छठ पूजा के समय में, वो लाइट के आसपास घूमता रहता है। ठीक है? वो कीड़ा की खासियत क्या है पता है? वो कीड़ा का खासियत ये है कि वो लाइट को छूना चाहता है। ठीक है? लाइट को छूना चाहता है, और उसको पता है कि छूने के बाद हम मर जाएंगे। जैसे यहाँ लाइट है ना, दिया जला देंगे तो क्या होगा? दिया को छूना चाहेगा, कैंडल को छूना चाहेगा, और छूने के बाद वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आग से जल जाएगा वो। लेकिन तभी भी वो तड़प रहा है उसको छूने के लिए। आ? नहीं, उसकी नियति है। जब तक वो नहीं छुएगा, जब तक वो नहीं मरेगा ना, तब तक उसको एहसास ही नहीं होगा कि इसको छूना नहीं चाहिए था। ठीक है? तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी। आते हैं चलिए फोर्स पर। ठीक है? अभी के समय में समझ लीजिए ये बात अच्छे से, कि अभी का जो समय चल रहा है और आने वाले 10-12 साल जो समय रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल का रहेगा। ठीक है? यदि परसेंटेज 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, कहीं का भी परसेंटेज मायने रखता, तो आज जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें परसेंट बेस पे एडमिशन होता। लेकिन वो परसेंट बेस पे एडमिशन होता है क्या? जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, मान लीजिए सपोज करें कि आईआईटीज का नाम सुने हैं? कितने आईआईटी हैं इंडिया में? लगभग कितने आईआईटीज हैं? हाँ, 23। 23वां कौन है? हाँ, टोटल 17 आईआईटीज हैं। ठीक है? 17 आईआईटीज हैं टोटल इंडिया में। ठीक है? आईआईटी पटना भी उसी में है। ठीक? और एम्स भी लगभग उसी के अराउंड 10-11 हैं। ठीक है? ये जितने भी आईआईटी और एम्स हैं या एनआईटीज हैं, इसमें एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसका मतलब कुछ किसी बच्चे का 99.6% भी आया हो और किसी स्टूडेंट का 59.6% भी आया हो, दोनों उसकी नज़र में बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि परसेंट आने से, स्कोर आने से आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे। समझ गए? तो इंटेलिजेंट कौन कहलाएगा? उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार जो फुलफिल करेगा। हो सकता है 60% वाला बच्चा का रैंकिंग अच्छा हो जाए 99% वाले से, तो उसका अच्छा कॉलेज मिलेगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि 99% वाला स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाए, तो फिर उसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, 60% वाले को मिल जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचेंगे तो सर इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हम परसेंट लाके फायदा क्या हुआ? देखिए, परसेंट जो आता है उसका बेस रीजन ये है कि आपको आपकी पढ़ाई करने का एक पैटर्न डेवलप कर लिया आपने। पढ़ाई करने का पैटर्न, जिसने 85%, 90%, 95% लाया है उसने एक पैटर्न डेवलप किया है, जिसने 60% लाया है उसने एक पैटर्न डेवलप नहीं किया है। और वो पैटर्न डेवलप करने से क्या होगा? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई का एक पैटर्न डेवलप करना पड़ता है, और वो डेवलप नहीं होगा तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए एज कंपेयर टू 60%, 95% वाले बच्चे का वो एग्जाम पास करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। 100% नहीं होती, लेकिन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये जनरल परसेप्शन सही भी है कि जिस स्टूडेंट का परसेंटेज ज्यादा होता है उसको ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा इंटेलेक्चुअल, या मतलब कि इंटेलेक्ट माना जाता है, कि उसका अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। ठीक है, जैसे कोई नहीं पढ़ा लिखा है वो भी एजुकेटेड हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाई लिखाई किया है उसके एजुकेटेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन आज बहुत एजुकेटेड लोग कहलाते हैं वो। आपने इनका नाम सुना है? एक और बहुत अच्छे नाम, भिखारी ठाकुर का नाम सुना है? भिखारी ठाकुर नाम सुना है? चलिए कोई बात। कभी आप लोग लिटरेचर से कोई मतलब रखते हैं? बिहार लिटरेचर, बिहार के लिटरेचर से कोई मतलब है? आर्ट्स एंड कल्चर से किसी चीज से मतलब है? बोलिए। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पुश और पुल, अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद बस इतने पर, उसके बाद क्या होगा? बोलिए। तुम लोग बोलो। बोलते क्यों नहीं हो, पहले ये बताओ। आजकल के बच्चों पे हम ये सब देख रहे हैं कि बोलते ही नहीं है। कम से कम ये बोली ना, बोलने में क्या हर्ज है? मान लीजिए कि इसने, सपोज करे इसने गलत बोला, तो हम क्या कर दिए? इसको डांट दिए। तो सबसे पहला तो बेशर्मी वाली बात ये हो जाती है कि टीचर पूछ रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। अरे हाँ या ना कुछ जवाब दीजिए। ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है कि नहीं पढ़े हैं। सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए हैं। ठीक है, और क्या चाहिए? जानते हैं टीचर टीचर को ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कब लगता है? जब बेसिक चीज पर टीचर पूछ रहा है, स्टूडेंट कोई जवाब नहीं दे रहा। समझ गए? ना पढ़ने वाला बच्चा टीचर को पसंद आ सकता है, लेकिन ना बोलने वाला बच्चा जिसको पूरा नॉलेज है, किसी टीचर को पसंद नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि मेरे से मैक्सिमम निकाल सके, जितना मेरा नॉलेज बेस है। मान लीजिए मेरा नॉलेज बेस 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट्स है, तो आप उम्मीद करेंगे ना कि हम 100 पॉइंट्स आपको दे सके? आप चाहेंगे ऐसा? तो ये कब निकलेगा? 100 पॉइंट्स आप कब ले सकते हैं हमसे? जब मेरे सवालों का आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। सही जवाब देंगे या गलत जवाब देंगे वो तो बात की बात है, कोशिश करेंगे। आप जो भी यहां हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो। अदरवाइज कैसे होगा? सबसे खराब बात की जवाब ही नहीं देंगे। बोलो। हाँ, वेरी गुड। चेंज इन स्टेट, सही बात। उसके स्टेट में चेंज करने की कोई टेंडेंसी रखेगा या चेंज कर देगा? देखो बताया। तुम लोग बताओ। हाँ श्रीमन, ऐसे कैसे? तुम बोलो। सेम बात है, बोलो। हाँ ऐसे तुम बताओ। physical appearance to change the state of body and try to change the state of body. हाँ ठीक है, ये भी है। और तुम बताओ जी, अंकित बोलो, बोलो। नहीं बोलोगे क्या? पुलिंग एंड पुशिंग एक्शन कह लीजिए। अभी जितना जानते हैं उसके मुताबिक ठीक है। विच
which either change the state or try to change the state of the body. कितना सिंपल बात है. हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस भाषा में आपको अच्छा लगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है कि नहीं. आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं एक भी शब्द जानते हैं क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं. बोलिए हाँ या ना. टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगा तो मुंह से आवाज कहां से निकलेगा? समझ गए? अब बोले ना टेक्स्ट बुक. ठीक है. देखिए अच्छे इंस्टीट्यूट खोजे हैं तो उसका कॉस्ट भी चुकाना पड़ेगा. ऐसे उसकी अपनी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी. नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते जहां कोई पूछने वाला. ठीक है. उसकी कॉस्ट है वो चुकाना पड़ेगा. कॉस्ट क्या है? पढ़ाई करना पड़ेगा. समझ गए? आप चाहते हैं ना पढ़ाई करना, 2 साल अभी है उसमें देख लीजिए अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करना. और कैसे होगा? एनसीईआरटी बुक फॉलो करके होगा. अलग अलग बुक नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है. आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं. पुलिंग और पुशिंग एक्शन है ये. ठीक है. और ये क्या करता है? बॉडी के स्टेट को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की टेंडेंसी रखता है. स्टेट मतलब हो गया मतलब उसको हम कहेंगे लोकेशन नहीं. बहुत सारे लोग स्टेट मतलब लोकेशन मानते हैं. ऐसा नहीं है. लोकेशन भी नहीं, ना ही पोजीशन. ये बताता है. इसको और डिटेल में समझें तो पोजीशन का मतलब स्टेट का मतलब ये होता है कि जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज चेंज करे. तो थोड़ा सा पहले फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस कर लेते हैं. जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा. फिजिकल क्वांटिटीज एनी मेजरेबल क्वांटिटीज क्या कहलाएगा? आर नोन एज फिजिकल. बोलिए. फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा. तो कौन मेजरेबल है? बहुत बेसिक से चले तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मास को हम मेजर कर सकते हैं. किस में? केजी में मेजर कर सकते हैं. लेंथ को किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में. सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, किलोमीटर में कर सकते हैं. बहुत सारे. ग्राम में कर सकते हैं, पौंड में कर सकते हैं. ठीक है. और बहुत सारे मेजरमेंट क्वांटिटीज हैं. टाइम को भी मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर, करंट को भी मेजर कर सकते हैं. और क्या चीज मेजर कर सकते हैं? वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं क्या? स्पीड मेजर कर सकते हैं. बोलिए. डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्स कर सकते हैं क्या? क्या ये मेजर कर सकते हैं? बोलिए. इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर कर सकते हैं क्या? अरे बोलो. फ्रिक्शन फोर्स मेजर कर सकते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स बहुत सारे हैं, गिनती तो बहुत सारे हैं. जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मेजर कर सकते हैं क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कर सकते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ. मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं क्या? टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी. चलिए. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कर सकते हैं क्या?
क्या साउंड एनर्जी को कर सकते हैं। अब हमको एक चीज बता दीजिए, एंगुलर मोमेंटम को तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलिए, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इस 3 पेज और भर जाएगा। इतना आपको पढ़ना है, कम से कम 200 लगभग फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप पढ़ना है। मतलब कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का ही मतलब हो गया कि ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नापना एक पैरामीटर अलग है, मेजर करना मतलब अलग अलग तरीके से मेजर होता है। जैसे सपोज करें कि हमारे आंख का रोशनी कम हो गया, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो मेजरमेंट करके बताते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनका पैरामीटर अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चश्मा लिखते हैं और उस चश्मे का पावर होता है, तो उसका भी मेजरमेंट है ना। तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज और भी है कि वो क्वांटिटी या तो आप देख सकते हैं या तो नहीं भी देख सकते हैं। जैसे किसी बॉडी का एक्सेलरेशन दिखता है, नहीं दिखता है। टाइम दिखता है, टाइम को देखने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए हम घड़ी का यूज करते हैं, लेकिन टाइम तो नहीं दिखता। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि दिखते हैं, कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी होंगे जो कि नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अब हम लोग यदि आए इसमें देखें, तो यदि कोई बॉडी पर पुलिंग या पुशिंग एक्शन हो रहा है, तो हम फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो फोर्स को डिफाइन करेंगे द फिजिकल क्वांटिटी, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, विच चेंजेस द स्टेट। तो अब हम जब स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट चेंज होगा तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या चेंज हो जाएंगे? पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी मिलकर एक स्टेट को डिफाइन करता है, वो स्टेट चेंज होगा। ये चीज थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए, छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई एक कार है और कार ए पोजीशन पे है, टी बराबर टी इनिशियल यानी कि 5 सेकंड पर मान लीजिए कार पोजीशन ए पर है, और ये इस डायरेक्शन में यू इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, ठीक। कुछ देर के बाद कार इस पोजीशन पे पहुंचा, ये पोजीशन बी है, टी बराबर क्या हुआ, सपोज 10 सेकंड हुआ, ठीक। और यहां पर इसका v फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, और इसका x इनिशियल सपोज 2 मीटर है और x फाइनल सपोज 12 मीटर है। तो आप समझिए 2-3 बातों को। पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ, तो कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंजेस आया, ध्यान से समझिएगा। ये पैरामीटर ये पहला फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए, तो हम आपको शॉर्ट में लिख देते हैं PQ। ये चेंज किया, यहां पर चेंज किया ना, तो चेंज जैसा हमने डिस्कस किया कि टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम चेंज हुआ, यहां ए से बी आने में टाइम चेंज हुआ। और क्या चेंज हुआ, ये इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का, तो पोजीशन चेंज हुआ, ये फाइनल पोजीशन हुआ, तो पोजीशन भी पार्टिकल का चेंज हुआ, ठीक है। फाइनल पोजीशन हुआ, इनिशियल स्पीड 10 मीटर से और फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये क्या रहा, कांस्टेंट रहा। जब ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहा, तो मान लीजिए सपोज करें कि ए से बी गया, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहा। तो पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहने के लिए हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, यहां
एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करता है? v माइनस यू बाई डेल्टा टी करता है, ये हम जानते हैं, और टाइम तो बीतेगा ही बीतेगा। इस केस में v क्या है? इन दिस केस इस केस में v क्या है? u के बराबर है। ठीक, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। तो v और u कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा? एक्सेलेरेशन जीरो आएगा। तो एक्सेलेरेशन यदि जीरो आ गया, और हम जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू m इंटू, ठीक है। तो यदि एक्सेलरेशन क्या है, यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन यदि जीरो है, तो फोर्स क्या होगा? तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो है, इसका मतलब है कि पार्टिकल ने अपना स्टेट चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बॉडी डज नॉट चेंज, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो स्टेट कौन सा है? स्टेट यानी कि अपना, स्टेट कहने का मतलब स्टेट रिलेटेड टू मोशन। अब यदि मान लीजिए सपोज करें कि 10 मीटर की जगह 11 मीटर पर सेकंड हो जाए, अगले केस में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बी पॉइंट पर 11 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो इसका मतलब है कि स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं रहा। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहा, तो वहां पर एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू जीरो इफ v इज ग्रेटर देन u। होगा ऐसा, यानी कि पार्टिकल का फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? a इज इक्वल टू जीरो व्हेन v इज इक्वल टू u। ठीक, और यदि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो f इज इक्वल टू ma। तो a जीरो नहीं है, मास जीरो हो नहीं सकता, तो f विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या इस बात को समझ रहे हैं? पार्टिकल का यदि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है और मास तो जीरो हो नहीं सकता। अरे कोई 1 ग्राम का भी कार होगा, या 200 ग्राम का भी, या 50 केजी का भी होगा, कोई बॉडी का मास तो होगा जो कि मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए फोर्स उस पर लगने वाला जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बॉडी पे लगेगा कोई फोर्स, तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा। यदि बॉडी पर, इस बॉडी का स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है? बोलो, जीरो है। बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब बॉडी के स्पीड या वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। और यदि बॉडी के स्पीड और या वेलोसिटी में चेंजेस है तो एक्सेलरेशन आएगा, उस केस में बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो नहीं होगा। समझ गए? तो फोर्स क्या करता है? डेफिनेशन तो हम लिख लिए। फोर्स क्या करता है? बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, और स्टेट चेंज करेगा तो उसका स्पीड या जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा। तो हम डायरेक्टली ये समझ लेते हैं कि टाइम तो चेंज करेगा ही करेगा, पोजीशन तो चेंज करेगा ही यदि बॉडी मोशन में है तो, और यदि रेस्ट में है तो उसका कंडीशन भी है। तो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, इसको देखिए। रेस्ट में क्या होगा, इसको कंडीशन बी ले लीजिए। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट, यदि बॉडी किसमें है, बोले बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। तो मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है, सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब इस ब्लॉक को पर लगने वाला इधर एक फोर्स है जो F1 है, और इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में एक और फोर्स लग रहा है F2, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 20 न्यूटन ही है।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी पे लगेगा उसका mg। यदि मास की बात करें 10 kg, तो हम ये कितना लिख सकते हैं 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और कांटेक्ट में रहने के कारण नॉर्मल लगेगा, दैट नॉर्मल वैल्यू n इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो क्या फोर्सेस लगने के कारण भी वो रेस्ट पे रहेगा या मोशन करेगा? देखिए पहले ही कहा गया है कि फोर्स क्या करता है, बॉडी के मोशन, बॉडी पे लग करके बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहां पर सिचुएशन क्या हो रहा है, बॉडी किस में है, रेस्ट स्टेट में है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि हम F इज इक्वल टू एम ए लेते हैं, तो ये जो रिलेशन है ये तब डिफाइन होता है जब F क्या है, F इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स किसको कहते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का समेशन। ठीक, और फोर्सेस का समेशन ये तय करता है कि उस पे लगने वाला फोर्स कितना है। जैसे यहां हम बात करेंगे, हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, वाई को पॉजिटिव लेते हैं, एक्स डैश को नेगेटिव लेते हैं और वाई डैश को भी नेगेटिव लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चले, मतलब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, एफ नेट। नेट मतलब जैसे आपके पास 200 रुपया है, आपने 80 रुपया बुक खरीदने में खर्च कर दिया और 20 रुपया आपने मतलब नाश्ता करने में खर्च कर दिया, फिर आपको आपके फादर से 100 रुपीज मिल गया। ठीक, तो आपके पास कितना पैसा बचा, हाँ है, 100 रुपये गया, 100 का वापस आ गया। तो नेट वैल्यू जीरो कैसे हो गया? कोई इफेक्ट नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा। तुम कहाँ चले गए, फिर से सुनिए, आपके पास 200 रुपीज है, आपने 80 रुपीज बुक खरीदने में खर्च कर दिया, 20 रुपीज नाश्ता करने में खर्च कर दिया, तो फिर आपके फादर से 100 रुपीज आपको मिल गया, तो आपके पास 200 बचा। मान लीजिए सपोज करें, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 80 रुपीज बुक्स खरीदने में खत्म कर दिया, 40 रुपीज आपने कुछ नाश्ता करने में खर्च कर दिया, फादर से मेरा 70 रुपीज, तो आपका नेट कितना हुआ, 80 रुपीज बुक में, 40 रुपीज नाश्ता करने में, फादर से आपको मिल गया 70 रुपीज, पहले से था 200, कितना हो गया 120, वहां चला गया, तो बचा 80 रुपीज और वहां से 70 रुपीज मिल गया 150। तो 150 रुपीज इज योर नेट अमाउंट, नेट अमाउंट जो कि माइनस और प्लस करने के बाद आया। ठीक है, समझ गए? तो माइनस और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू, नेट अमाउंट बोलते हैं। सेम वही चीज यहां पर है, यहां पर एफ नेट बोल रहे हैं। एफ नेट कहने का मतलब यहां से क्या हो गया, देखिए नेट कहने का मतलब हो गया एफ नेट, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो फोर्सेस का समेशन किस बात पे डिपेंड करेगा, जैसे यहां पर भी कुछ प्लस हो रहा था, कुछ माइनस हो रहा था, आपने 200 आपके पास था, 80 रुपीज आपने बुक्स में खर्च किया, 40 रुपीज नाश्ता करने में खर्च किया, 70 रुपीज आपको फादर से मिला, तो यहां पर भी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो नेट अमाउंट कहेंगे। तो ऐड करने का रूल क्या है, यहां यदि बॉडी पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है या पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो हम उसको ऐड कर देंगे, और उस पर लगने वाला फोर्स यदि नेगेटिव एक्स में है और या नेगेटिव वाई में है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी हमारे पास नेट वैल्यू आएगा वो नेट फोर्स होगा। समझ गए? तो जैसे यहां पर हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहां पर जो ये एफ है ना, ये नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू है। ये नेट वैल्यू क्यों है,
नेट वैल्यू, नेट वैल्यू है ये। नेट वैल्यू क्या है? तो नेट वैल्यू सारे फोर्सेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अभी आप इसको वेक्टर की तरह नहीं देख रहे हैं, जब हम वेक्टर की तरह देखेंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे अच्छे से। तो नेट वैल्यू क्या हुआ? जैसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों किया 200 में, तो आपने नेट वैल्यू बताया। यहां पर ऐड होगा इसके कारण और ऐड होगा इसके कारण, सब्ट्रैक्ट किसके कारण होगा? नेगेटिव एक्स में और नेगेटिव वाई में। तो अब यदि हम इसको ध्यान से देखें, हमारे पास इस बॉडी पे लगने वाले कितने फोर्सेस हैं? 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, 4 फोर्सेस हैं। तो दो तो लग रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये लग रहा है वाई एक्सिस, और ये लग रहा है वाई डैश। समझिए, तो यदि हम समेशन, ये नोटेशन कहीं देखे हैं? समेशन बोलते हैं इसको। तो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स एक्सिस को हम यदि जोड़ेंगे, हम एरो नहीं देते हैं अभी ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं उसको हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सबका एडिशन लेना है, समेशन करना है। तो यहां पर देखिए, F1 को हम प्लस में ले रहे हैं और F2 को हम माइनस में ले रहे हैं। तो F1 को प्लस में और F2 को माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि F1 पॉजिटिव एक्स में है और F2 नेगेटिव एक्स में है। तो यहां पर F1 कितना होगा? 20 न्यूटन, और F2 कितना होगा? 20 न्यूटन। तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या हुआ? इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमें? 0 मिल रहा है। यानी एक्स एक्सिस में समेशन का फोर्सेस का 0 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्सिस। अब उसमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो प्लस एन माइनस एम जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना है? 100 न्यूटन, और ये कितना है? 100 न्यूटन। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हुआ? 0। तो यानी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस वाई एक्सिस भी हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और एक्स एक्सिस भी 0 मिल रहा है। तो यदि समेशन ऑफ फोर्सेस हमें दोनों तरफ 0 मिल रहा है, इसका मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है। नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, तो ये अपने रेस्ट स्टेट को मेंटेन करेगा। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है। फोर्स 0 नहीं है, समेशन ऑफ फोर्सेस क्या है? वो 0 है। एक होता है कार, एक होता है मारुति 800 ऑल्टो। देखे हैं कभी मारुति 800 ऑल्टो? हाँ, मारुति सुजुकी ऑल्टो कार देखे हैं आप लोग? ठीक। तो मारुति सुजुकी ऑल्टो यदि आप कह रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली आप उसका नाम ले रहे हैं, कार नहीं है वो, एक कार का पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं। उसी तरह फोर्स नहीं, समेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। हम फोर्स की बात, फोर्स तो लग ही रहा है इस पर, लेकिन समेशन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? 0। कभी ऐसा भी होगा कि फोर्स लगेगा और समेशन ऑफ फोर्स 0 नहीं होगा। कभी ऐसा भी होगा कि फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब आपके पास 200 रुपीज है ही नहीं, ठीक है, ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पैसा ही नहीं है आपके पास, 0। तो उस केस में नेट फोर्स भी 0, बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी 0। लेकिन जब इस केस में क्या होगा? बॉडी पे लगने वाला फोर्स 0 नहीं है, यहां पर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। कभी ऐसा भी होगा, बात को ध्यान समझिएगा, हम लोग लिखाएंगे भी इसको अच्छे से। कभी ऐसा भी होगा कि बॉडी पे लगने वाला एक्स एक्सिस में फोर्स का समेशन 0 होगा, लेकिन वाई एक्सिस में लगने वाला फोर्स का समेशन 0 नहीं होगा। तो उसमें हम ये कहेंगे कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट 0। हम ऐसा भी कहेंगे, ठीक है, ये समझना होगा आपको। अब यदि बॉडी पे लगने वाला फोर्स का समेशन 0 है तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, ठीक है। यदि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स का समेशन 0 नहीं है तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रखेगा। क्लियर? ये समझ पाए? बोलिए, ये क्लियर है? तो यदि हम यहां लिखते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं एफ नेट का मतलब, तो यहां लिख देते हैं इफ, पहला पॉइंट, इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 फॉर द सिस्टम, फॉर द सिस्टम, सिस्टम मतलब बॉडी, बॉडी को ही हम सिस्टम बोलते हैं, आगे जाके बताएंगे आपको। एफ नेट इज इक्वल टू 0 फॉर द बॉडी, देन बॉडी
will not will not change will not change its state. इसका मीनिंग समझ पाए? बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो स्टेट चेंज कैसा नहीं करेगा? तो यहां पर हम छोटा सा एक पॉइंट लिख के लिखते हैं, देखिए ध्यान से, एक अच्छा समरी हो जाएगा आपके लिए। क्या है स्टेट का मतलब? ध्यान से देखिए, स्टेट मतलब यदि वो रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और यदि वो मोशन कर रहा है, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अपने उस स्टेट को मेंटेन रखेगा। या ये लिखना जरूरी है, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है तो बॉडी मोशन में रहेगा, हो सकता है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, समझ पाए? बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, देन बॉडी विल डेफिनेटली, कह लीजिए, डेफिनेटली चेंज इट्स स्टेट। अब स्टेट में ध्यान से देखिए, यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और यदि मोशन में है, मोशन में तो दो बातें होंगी, उसका स्पीड बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, एक ओवरव्यू दे दिए हैं, आगे जाकर इसी को और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझ पाए? यदि नेट फोर्स 0 नहीं है, यदि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? नेट फोर्स 0 ना होने से बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगा ही करेगा। यदि रेस्ट में है तो किस में आ जाएगा? मोशन में। और यदि मोशन में है तो या तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या तो वेलोसिटी घटेगा। और यदि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो अपने मोशन को मेंटेन रखेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास सपोज 10 kg है। ठीक है, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोग सब जानते हैं। अरे बोलिए। ठीक, अब ब्लॉक पे लगने वाला एक फोर्स यहां F बराबर 20 न्यूटन है, और इसके इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 18 न्यूटन है। ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया कितना? 10 इंटू 10 100 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगा, ये भी 100 न्यूटन। ठीक, अब आपको ये बताना है कि इफ सरफेस कैसा है? रफ सरफेस समझते हैं। इफ बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट, देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। समझ गए? कुछ कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिखना नहीं है, अभी लिखने नहीं, बस समझिए, बोलिए। सबको कुछ ना कुछ बोलना ही है। बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखकर क्या लग रहा है आपको? बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस दिखा दिए हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि किस में है बॉडी? रेस्ट स्टेट में है, क्वेश्चन में कह रहा है।
तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगा। तो क्या होगा? साइन कन्वेंशन आपको पता है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। बताइए, कमेंट कीजिए, ध्यान से देखकर सबको जवाब देना है। कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए है ताकि मैकेनिक्स बढ़िया हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, जो हम कहना चाह रहे हैं एकदम अच्छे से रियलाइज कीजिएगा। जैसे वाई एक्सिस में फोर्सेस बैलेंस है, तो वाई एक्सिस में बैलेंस है तो वाई एक्सिस में बॉडी कहीं नहीं जाएगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक। अब रहा बात एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ये फोर्सेस ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो 2 न्यूटन का जो डिफरेंस है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन का। तो डायरेक्शन भी पता चल गया, डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऐसा क्यों हम कह पाए? ऐसा इसलिए कह पाए कि यदि 2 न्यूटन फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा तो ये 18 + 2 20 हो गया और इधर भी 20 हो गया, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग एक्स डायरेक्शन क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। और जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स का समेशन एक्स एक्सिस में 0 होगा, वाई तो है ही, एक्स में 0 होगा तभी तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। समझ पाए? तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, एक लिमिट तक वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। वो फोर्स इस फोर्स के साथ में लग करके इसको बैलेंस करेगा। अब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया, इसीलिए ये ब्लॉक रेस्ट स्टेट को मेंटेन रखेगा। समझ पाए? और यदि मान लीजिए सपोज करें कि ये वैल्यू और बढ़ गया, तो एक लिमिटिंग वैल्यू आएगा इसका फ्रिक्शन फोर्स का, उसका कहना है कि इससे ज्यादा हम वैल्यू नहीं दे सकते, तो हो सकता है वो बॉडी मूव कर जाएगा। समझ पाए? तो अभी जो हम बातें किए वो ये बातें किए, पहला तो कि आज फोर्स क्या होता है, पुलिंग और पुशिंग एक्शन है। जैसे ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, उसको हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो दैट मीन वी आर पुशिंग, और यदि उसको ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुलिंग, ठीक है। पुलिंग और पुशिंग कुछ अलग चीज नहीं है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों हाथों से इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। आप मान लीजिए उसी ऑब्जेक्ट को, वही ऑब्जेक्ट है, आप यहां पर हैं, आप उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही केस में बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर पुलिंग हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर पुशिंग हो गया। इसलिए आप देखें कभी कहीं पर लिखा होता है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए या फिर आप किसी दुकान में जाइए, ग्लास उसका लगा होता है, तो उसके दरवाजे पर लिखा रहता है पुश और पुल लिखा रहता है। तो पुश मतलब धकेलिए, पुल मतलब अपनी तरफ खींचिए, लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पता नहीं क्या सोच के चलते हैं, और फिर वो बेचारा दिख रहा होता है कि बार बार हमको दिक्कत हो रहा है, उसका ग्लास टूट जाता है, कभी कभी आगे में नॉक लगा रहता है, तो इसलिए जैसे दरवाजा अंदर की तरफ खुलना है और वहीं पर उसने नॉट लगा दिया है, मतलब रोक लगा दिया है, तो आप यदि इसको पुश करेंगे तो वो आगे टकरा जाएगा, इसलिए उस पर लिखा होता है पुल। तो बाहर से पुल करना है, पुल करके ये बाहर खुलेगा, और जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो पुश लिखा होता है, तो आप पुश करेंगे, लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका दरवाजा रहे न रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तोड़ दो सीधे, ठीक है। चलिए, तो इसको समझ गए, और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, या लिखेंगे, भेज दें। चलिए, टाइम हो गया है।